हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे अस्त ग्रह के प्रिंसिपल्स के बारे में कि ज्योतिष में अस्त ग्रह के क्या सिद्धांत हैं, और उससे भी ज़्यादा हम बात करेंगे कि क्यों सूर्य और मरकरी की युति होने के बाद, मरकरी के अस्त होने के बाद भी लोग सीए बनते हैं। क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में सूर्य और मरकरी एक ही नक्षत्र में एक ही डिग्री होने के बाद उन पे कहीं से भी मरकरी के अस्त होने की बात नहीं दिखती है। क्यों अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली में उनके लग्नेश नीच के अस्त थे, फिर भी वो इतने इंटेलिजेंट कैसे थे? क्यों अमिताभ बच्चन की कुंडली में इतने सारे ग्रह 8th हाउस में, बुध भी उनका अस्त है, फिर भी उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा क्यों है? तो इन सब के बारे में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि जब हम प्रिडिक्शन करने बैठते हैं तो यही सारी कंफ्यूजन अलग अलग चार्ट में दिखाई पड़ते हैं, और इनको फाइंड आउट करने के लिए जब हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं या यूट्यूब चैनल पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनने मिलती है। और अनफॉर्चुनेटली ये स्टोरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम प्रिडिक्शन करने बैठते हैं तो ये काम नहीं करती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ये तो पता होगा कि प्लैनेट अस्त कब होता है, और शास्त्रों के अनुसार किस किस डिग्री में प्लैनेट सूर्य से कितना नजदीक आता है तो अस्त बताया गया है। फिर भी हम 2 मिनट इसमें बात करते हैं। अस्त ग्रह, जब कोई भी प्लैनेट सूर्य से एक सर्टेन डिग्री में आता है, आगे या पीछे, इसमें भावों की कोई बाउंड्री नहीं है, इसमें राशि की कोई बाउंड्री नहीं है। आगे या पीछे सूर्य से जब कोई प्लैनेट एक सर्टेन डिग्री में आता है तो वो अस्त की कैटेगरी में आता है। तो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? शास्त्रों में ये लिखा गया है कि सैटर्न जब 15 डिग्री में आता है तो उसको अस्त बताया गया है, जुपिटर को 11, वीनस को 10, मरकरी को 14, मार्स को 17 और मून को 12 डिग्री में अस्त बताया गया है। इसमें से मरकरी और वीनस रेट्रो होकर भी अस्त होते हैं। तो जब वीनस रेट्रो होके अस्त होते हैं तो वो 8 डिग्री में उनको बताया गया है, और जब मरकरी रेट्रो होते हैं तो उनको 12 डिग्री में अस्त बताया गया है। लेकिन अस्त होने के बाद क्या क्या होता है? प्लैनेट खराब हो जाता है? जी नहीं, यहीं पर है। कभी भी जो प्लैनेट आपका अस्त होता है वो खराब रिजल्ट नहीं देता है। जब प्लैनेट अस्त होता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है, बस इतना ही है। तो जब वो अपनी स्ट्रेंथ लूज करता है तो हमारे पास सडबल होते हैं, 6 टाइप के हमारे पास बल होते हैं, स्थान बल, काल बल, दिग्बल, ऋग्बल। तो उसमें से जो चेष्टा बल होता है सिर्फ प्लैनेट वही अपना लूज करता है। दैट्स इट, प्लैनेट खराब नहीं होता है, प्लैनेट जस्ट अपनी स्ट्रेंथ लूज करता है। अब ये जो अपना लूज करेगा भी बल, ये भी डिपेंड करता है कि ये सन से कितनी दूरी में है। पूर्णस्थ प्लैनेट कब माना जाता है? पूर्णस्थ कब माना जाता है? प्लैनेट पूर्णस्थ माना जाता है जब वो सन से 3 डिग्री 20 मिनट्स की दूरी में हो, और ज्यादा प्रभाव तब देखने मिलते हैं जब वो एक नक्षत्र में ही 3 डिग्री 20 मिनट्स के अंदर हो। अगर प्लैनेट जो शास्त्रों में डिग्री दी गई है उतनी दूरी में है, तो जैसे कि मान लीजिए सैटर्न 15 डिग्री की दूरी में है सूर्य से, तो उसके थोड़ी सी स्ट्रेंथ में कमी दिखेगी। और भी अच्छे राजयोग होंगे तो आपको तो वो समझ में ही नहीं आएगा फिर। और यदि 10 डिग्री में है तो थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ में कमी दिखेगी। तो जब आप अस्त ग्रह देखें तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये लिख लें कि अस्त ग्रह सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ लूज करता है। दैट्स इट। वो भी डिपेंड करता है कि वो कितनी दूरी में है, जितना क्लोज होगा, जितना सेम चरण में होगा, जितना 3 डिग्री 20 मिनट्स में होगा, उतना वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज करेगा। दूसरा पॉइंट, क्या जो प्लैनेट अस्त है क्या उसके रिजल्ट हमको कभी नहीं मिलते? जी नहीं। लघु पाराशरी के अकॉर्डिंग
सूर्य जिस भी प्लैनेट को अस्त करता है उस प्लैनेट के रिजल्ट सूर्य अपनी महादशा अंतर्दशा में देता है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि सूर्य जिस प्लैनेट को अस्त करता है वो प्लैनेट अपनी दशा अंतर्दशा में सूर्य के रिजल्ट देता है। अब रिजल्ट कैसे मिलेंगे ये डिपेंड, अच्छे भी मिल सकते हैं बुरे भी मिल सकते हैं। उसका विश्लेषण पूरी कुंडली देखकर होता है, एक अस्त ग्रह देखकर नहीं होता है। नेक्स्ट, कुछ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हुए, उन्होंने कहा कि जब प्लैनेट अपनी स्व राशि में होता है या उच्च राशि में होता है तो वो अस्त नहीं होता है। और के.एन. राव ने भी कहा है कि मरकरी का अस्त होना ओके है। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक सोचिए कि कोई प्लैनेट स्व राशि का होता है या उच्च का होता है तो वो अस्त के रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि आपको पता है हम अवस्था पढ़ते हैं। तो जब कोई प्लैनेट उच्च का होता है या जब कोई प्लैनेट स्व राशि का होता है तो वो जागृत अवस्था में होता है। और ये नियम है कि जब कोई प्लैनेट जागृत अवस्था में होता है मतलब स्व राशि का उच्च राशि को होता है तो वो अपनी फुल रिजल्ट देता है। तो अब वो अपनी फुल रिजल्ट तो देगा ही देगा। तो यही कारण है कि जो अमिताभ बच्चन की कुंडली में जो बुध था वो स्व राशि का उच्च राशि का था, ठीक है, तो वो तो अपने रिजल्ट देगा ही देगा 100%, ये तो जागृत अवस्था में है। और वहां पर जो वीनस नीच भंग राजयोग बना रहा था, तो आपको पता है नीच भंग राजयोग का क्या रिजल्ट मिलता है। जब कोई प्लैनेट नीच भंग राजयोग में होता है तो वो अपने उच्च के समान रिजल्ट देता है। तो यहां पर इसी वजह से अगर हल्का सा अगर हम मान के भी चले जो हमारे ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि प्लैनेट यदि स्व राशि का उच्च राशि का होता है तो वो अस्त नहीं माना जाता, लेकिन हम माने भी कि अस्त होता भी है, तो मैंने आपको क्या बोला कि वो सिर्फ अपना हल्का सा रिजल्ट कम करता है। तो जब प्लैनेट राजयोग बनाकर बैठा है, आप सोचिए तो क्या फर्क पड़ेगा। एक हल्का सा आपको कहीं थोड़ा सा फर्क समझ में आ सकता है, लाइट सा, हम बोलेंगे 20% समझ में आपको थोड़ा सा आ सकता है कहीं कहीं, लेकिन इतने अच्छे राजयोग स्व राशि का बैठा हो प्लैनेट तो फिर ना भी आए रिजल्ट। तो ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली में उनका लग्नेश 10th हाउस में जाके नीच का हुआ, लेकिन वहीं पर वीनस भी थे और वहां पे भी सेम ही स्थिति बनी नीच भंग राजयोग की। अगर हम मोदी जी की बात करें तो उनकी कुंडली में भी जो बुध है वो अपनी उच्च राशि का है सूर्य के साथ 11th हाउस में। तो ये भी एक नियम आपको याद रखना है कि आपको देखना है कि जो प्लैनेट सूर्य से अस्त हो रहा है क्या वो प्लैनेट उच्च का है या स्व राशि का है। अगर है तो आप ये मान के चलिए कि उसके जो रिजल्ट होंगे वो बिल्कुल अस्त के नगण्य के बराबर होंगे। जब हम कुंडली देखते हैं, आपको पता है जब दो बेनिफिक प्लैनेट एक हाउस में बैठ जाते हैं किसी कुंडली के तो वो उस हाउस के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी दशा और महादशा में। लाइक धनु लगन में सूर्य जो हो गए वो 9th हाउस के मालिक हो गए और बुध जो हो गए वो केंद्र के मालिक हो गए। अब आप बताइए अगर यहाँ सूर्य और बुध एक साथ बैठ भी जाता है और बुध अस्त भी हो जाता है तो है तो लेकिन दोनों बेनिफिक प्लैनेट, तो क्या आपको वो दोनों बेनिफिक प्लैनेट जिस हाउस में बैठेंगे क्या उसके रिजल्ट नहीं देंगे वो दोनों मिलकर। तो ये भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सूर्य उस कुंडली के लिए और जो जिस प्लैनेट को अस्त कर रहा है वो दोनों प्लैनेट उस कुंडली के लिए बेनिफिक प्लैनेट है, कारक प्लैनेट है, अकारक प्लैनेट है, ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इस वजह से जब कोई प्लैनेट अस्त हो रहा है तो आप ये बिल्कुल नहीं भूल सकते कि वो प्लैनेट कारक है कि अकारक है, मेलेफिक है, बेनिफिक है, किस हाउस में प्लैनेट अस्त हो रहा है, कितनी उसकी डिग्री है, कौन सी वो राशि में है, क्या वो किसी राजयोग की कंडीशन में है। राजयोग की अगर प्लैनेट कंडीशन में है तो आप ये नहीं बोल सकते कि
उस वो खत्म हो जाएगा वो राजयोग। ऐसा कभी नहीं होता है ज्योतिष में। इसलिए तो ज्योतिष में कभी हम लोग बोलते हैं कि मिश्रित रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारी चीजें आपको मिलती हैं। राजयोग भी अपने रिजल्ट देगा और अस्त ग्रह का जो फर्क पड़ेगा उसकी वजह से उसके जो स्ट्रेंथ है उसमें भी कमी आएगी, तो सारे रिजल्ट मिलते हैं। तो अब यही अस्त ग्रह अगर मान लो आपका राजयोग बनाकर बैठा है और शुभ प्लैनेट का भी एस्पेक्ट है, आपको बिल्कुल नगण्य रिजल्ट समझ में आएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं होती है कि सूर्य सरकार का कारक है, ये है वो है, मरकरी प्रिंस, ऐसा स्टोरीज नहीं सुननी है। ये प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो ना, वही प्रिंसिपल आपको इनके लिए लगाने हैं। भाव, राशि, अवस्था, सटबल, ये सारी चीजें लगानी है, तभी आप जो है वो सही रिजल्ट पे पहुंचोगे। अब मुझे आप बताइए, मान लीजिए तुला राशि में सूर्य और शनि दोनों की युति है, ये अस्त है। अब बताइए वहां पर सूर्य कितना क्या बिगाड़ पाएगा शनि का? शनि तो वहां जाकर उच्च के हो गए और सूर्य पे तो वहां पे उतना बल नहीं रह जाता है। तो इस वजह से मैं बोलती हूं कि राशि देखिए, भाव देखिए, किसका एस्पेक्ट है ये देखिए, कौन सा लगन है ये देखिए, उसके बाद ही आप जो है वो किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हो।